हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो 1 जून को आयोजित होने वाला है। और लगातार आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कुछ कमेंट सेक्शंस के अंदर और कुछ टेलीग्राम के माध्यम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर जो फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट 1 जो है उसको लेकर आपको थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं ये मैराथन सेशन लेने वाला हूँ। इसका नाम मैंने मैराथन रखा है क्योंकि हो सकता है मुझे इसमें 1 या 1.5 घंटा लगे और हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम भी लगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम केवल मध्य प्रदेश की बात करेंगे और मध्य प्रदेश के इतिहास की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु या कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट वाइज मैंने बताया। तो यूनिट वाइज का जो पहला यूनिट है उसके जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन पर यह वीडियो मैंने बनाया है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे जिसमें हमने 3 भागों में मध्य प्रदेश को पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। याद रखें, मध्य प्रदेश की केवल यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे आपका जो है राष्ट्रीय या हम कह सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसकी बात नहीं होगी। और मैं आपको थोड़ा सा और इसके आगे बता दूं कि बहुत बड़ा हमारे पास पूरा कंटेंट बना हुआ है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन इसके पहले आपको इन चीजों को समझना होगा, तभी पीडीएफ से पढ़ने का फायदा है। नहीं तो पीडीएफ तो बहुत सारी है हमारे पास। ठीक है, ये इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स इसमें बने हुए हैं। और क्या क्या आगे पढ़ेंगे तो देखिए, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जैसे कि प्राचीन नगर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि चंदेल वंश के बारे में कौन कौन से टेम्पल्स है उनके बारे में पूछा जा सकता है, सातवाहन गुप्त काल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हम पूरे इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बाद में इसको कम या ज्यादा स्पीड में देख सकें। ठीक है, तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू के 2-3 मिनट में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इसको बनाने में कितनी मेहनत जो है लगी है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर हो। देखिए, ये पूरा बताया था मैंने 1857 वाला, ये झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, चरण पादुका, ये मेरे नोट्स से मैंने जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको डाल दिया। तेली का मंदिर पूछा जा सकता है, ओरछा, ओरछा का किला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास से शुरू करते हुए हम आधुनिक भारत तक जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को स्पीड से चलेंगे थोड़ा, क्योंकि रिवीजन पर्पस है, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा काम है कि 1 जून के दिन हमारे प्रश्न लगभग यहाँ से बने पहले यूनिट के। तो हम मध्य प्रदेश को मूलतः 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जैसा कि आपको पता ही है कि इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। अब जब बात करते हैं प्राचीन काल की, तो हमें यहाँ देखना यह है कि जब भारत के अंदर प्राचीन काल चल रहा था, यानी कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की या जो है पाषाण काल की बात भारत के संदर्भ में करते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश का क्या सिनेरियो उस टाइम रहा या मध्य प्रदेश की क्या स्थिति उस समय रही। तो देखो, मध्य प्रदेश में पाषाण काल पढ़ेंगे, लोह युगीन संस्कृति के क्या साक्ष्य रहे वो पढ़ेंगे। वैदिक काल जब भारत में चल रहा था तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब मौर्य काल की बात हम भारत के संदर्भ में करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि सर क्या हम अशोक की बात करेंगे। तो बिल्कुल हम अशोक और उसके सारे के सारे शिलालेख अभिलेख की बात करेंगे। गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ है भारतीय इतिहास के अंदर। तो गुप्त काल के कौन से राजा जो है मध्य प्रदेश में हुए, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी बात करेंगे। परमार वंश की बात करेंगे, चंदेल वंश की बात करेंगे और कल्चुरियोस की बात करेंगे। ठीक है सर, गोंड वगैरह और बघेल वगैरह के ऊपर मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें उन सारी को कवर करवा दूंगा। दिल्ली सल्तनत जब दिल्ली के अंदर चल रहा था तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, मराठा काल की क्या स्थिति थी, और आधुनिक भारत में हम बढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या स्थिति थी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाषाण काल से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के पाषाण काल में क्या क्या चीजें आपको तीजे तीजे तथ्य आपको याद रखना है। पूरा पाषाण काल की बात करें, थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत आपको आ रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। पूरा पाषाण काल की बात करें तो समय नहीं पूछा जाता है, तो समय आप भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। जब पुराने पत्थर मिले होंगे तो उसे हमने पूरा पाषाण काल कह दिया। तो सबसे पहले जितने भी पुरानी चीजें आपको मिलेगी वो नदियों के किनारे मिलती है। ठीक है, तो जितनी भी पुरानी चीजें आपको मिलती है वो कहाँ मिलती है, नदियों के किनारे मिलती है। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता देखा होगा या इसके अलावा और भी कोई चीजें देखी। तो ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के बीचों बीच में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा के आसपास के इलाकों में नर्मदा घाटी में सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया गया कि भैया कोई पहले कोई प्राचीन चीजें या कोई प्राचीन लोग यहाँ पे रहे क्या। तो नर्मदा घाटी में जो सर्वेक्षण किया उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो एच.डी. साकलिया, मरेक क्राउन, आर.बी. जोशी द्वारा यहाँ पे सर्वेक्षण कार्य किया गया। किसके किसके द्वारा, नाम याद कर लो, एच.डी. साकलिया, मैक क्राउन और आर.बी. जोशी के द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया।
और यहाँ के हथनोरा नामक स्थान पर मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। एमपीपीएससी ने इसको सीधा पूछा है कि हथनोरा से क्या मिला है, तो हथनोरा से मानव खोपड़ी मिली है। हथनोरा आता है सीहोर के अंदर, याद रखिएगा। महादेव ने पिपरिया के सुपेकर महोदय को 860 औजार मिले, यानी कि जो पिपरिया वाला स्थान है होशंगाबाद के पास है ना, पिपरिया जब पंचमढ़ी जाते हो तो पिपरिया स्टेशन पे उतरना पड़ता है, तो पिपरिया से सुपेकर महोदय को क्या मिला है, 860 औजार मिले। भीम बेटिका शिलाश्रय बेतवा नदी घाटी से भी औजार की प्राप्ति हुई है, और ये सारे के सारे पूरा पाषाण काल के, अर्थात भीम बेटिका जो हमारा है, जिसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, तो इसको भी आप याद रखें। इसकी जो खोज है विष्णु श्रीधि वाकणकर साहब ने की थी, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की साइट्स के अंतर्गत आता है भीम बेटिका, और बेतवा नदी घाटी में यह प्राप्त होता है। ये पूर्वापाषाण काल है। उसके अलावा सोन घाटी में किसने जो है सर्वेक्षण किया था, तो निसार अहमद ने किया था। तो इस स्लाइड से आपको 3 बातें याद रखनी। पहली कि पूर्वापाषाण काल जो मध्य प्रदेश का है उसमें नर्मदा घाटी में सर्वेक्षण हुआ, तो नर्मदा घाटी का जो सर्वेक्षण है उसको एच.डी. सांकलिया साहब ने किया था। म्रेक क्राउन ने और आर.बी. जोशी ने तीनों मिलकर किया था नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण। आपको याद रखना है कि हथनोरा से मानव की खोपड़ी मिली है, दैट इज इंपॉर्टेंट। महादेव ने पिपरिया से सुपेकर महोदय को 860 औजार मिले, यानी कि जो होशंगाबाद वाला इलाका है, सुपेकर महोदय एक व्यक्ति है, उनको यहाँ से 860 से ज्यादा औजार मिले। भीम बेटिका जो इलाका है 2003 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था, याद कर लीजिएगा। इसकी जो खोज है वो 1987-89 के 59 के आसपास है ना, 57-59 के आसपास विष्णु श्रीधि वाकणकर साहब ने की थी, है ना। और वाकणकर संग्रहालय कहाँ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोन घाटी ने निसार अहमद में जो है सोन घाटी की खोज की थी। आगे देखिए सर, अगला जो है मध्य पाषाण काल। भाई पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का मतलब है बड़े बड़े पत्थरों का जो युग था उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। थोड़ी सी उन्नति जब कर ली तो मध्य पाषाण काल आ गया, जो पत्थर है वो थोड़े से तिकोने होने लगे, ठीक है, और फिर एकदम ब्लेड के जैसे पत्थर आ गए, तो हम उसे कहेंगे कि नव पाषाण काल है। तो पहले हमने पूरा पाषाण काल में 3 चीजों को देखा, अब हम मध्य पाषाण काल में आ गए, और मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो 1000 ईसा पूर्व है। देखिए मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ से बीबी मिश्र के द्वारा खुदाई की गई थी मध्य पाषाण काल में, और इसमें भीमबेटिका से ब्लड के उपकरण मिले हैं। ब्लड के उपकरण मतलब ये जो उपकरण आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना, इधर तिकोने आकर जैसे आपकी कुल्हाड़ी वगैरह होती है, ऐसे कुछ उपकरण इनको प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में इतना कुछ नहीं है, खास नहीं है, आप बस याद रखना कि ब्लड जैसे उपकरण मिले थे, इसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया कि भाई पूरा पाषाण काल मतलब बड़ा पत्थरों का युग, मध्य पाषाण काल मतलब थोड़े से पत्थरों का जो आकार है वो तिकोना हो गया, यानी कि काटने लायक हो गया, जैसे ब्लेड वगैरह होती है। नव पाषाण काल तक आते आते इन्होंने एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया था, तो इस काल में आदि मानव का पूर्ण विकास होने लगा था। अब मैं फिर आपको दोहरा दूं एक बार कि बात यह है कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको भारत का इतिहास नहीं सोचना है कि मध्य प्रदेश में उस समय क्या रहा होगा, यह हम कल्पना करें। इस काल में आदि मानव का पूर्ण विकास होने लगा था नवपाषाण काल में, क्योंकि भाई कृषि वगैरह हो गई थी, तो स्थानीय निवास और कृषि के साक्ष्य भी मिलने लगे थे। अब मध्य प्रदेश में क्या मिला, तो मध्य प्रदेश में एरण, याद रखिएगा सागर में आता है, एरण सागर में आता है, याद रखिएगा। आदमगढ़ होशंगाबाद में आता है, जतकारा दमोह सागर जबलपुर में प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल मिले। तो पीएससी प्रश्न पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन है ना, या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में देगा एरण, आदमगढ़, जतकारा या फिर नागदा। तो हमें पता होना चाहिए कि नवपाषाणकालीन स्थल में आदमगढ़ आता है, जतकारा आता है, दमोह आता है, सागर आता है और जबलपुर आता है, ठीक है। ये सारे नवपाषाणकालीन स्थल है। तो अब ये पाषाण काल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाषाण का काम हो रहा था, पत्थरों से काम हो रहा था, इसलिए इसे हमको नवपाषाणकालीन कहना पड़ा। जब हम तांबे पर आएंगे तो हम इसे क्या कह देंगे, ताम्र पाषाण काल कह देंगे। तो अब जो शुरू होता है उसमें एक आता है लोह युगीन, लेकिन ध्यान रखिएगा लोह युगीन संस्कृति जो है वो 5000 ईसा पूर्व हुई है, और लोहे की खोज के साथ इसका विकास हुआ, और उत्तर वैदिक काल में जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। मतलब कुछ भी आपको थोड़ा सा इसमें देखना है। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर और इससे इसके साक्ष्य मिले। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं वो भिंड से, मुरैना से और ग्वालियर से मिले। तो लोहे का युग, पाषाण काल के बाद जब हम लोहे की बात करते हैं तो लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य हमको कहां से मिले, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से, ठीक है सर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वैदिक काल की। सर क्या ताम्र पाषाण कालीन कुछ स्थल मध्य प्रदेश में है, तो बिल्कुल है। देखो मध्य प्रदेश के अंदर जब आप कायथा वगैरह की बात करते हो, एरण की बात करते हो या नागदा की बात करते हो, ये कुछ स्थल जो है
ये आपके ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहलाते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार जोड़ी में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा स्थल जो है ताम्रपाषाणकालीन है। अब हम वैदिक काल पे आ गए। जब इतिहास यानी कि भारत के अंदर वैदिक काल चल रहा था, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो था, ठीक है। तो पौराणिक कथा यहाँ पे मिलती है कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे नागवंश के, ठीक है। तो नागवंश के एक राजा थे, कारकोट के नागवंशी राजा हुआ करते थे। और आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बिना काम होना नहीं है। तो मध्य प्रदेश में एक रिवर फ्लो करती थी और उस रिवर का नाम था नर्मदा, जिसे आप माँ नर्मदा कहते हो। तो ये नर्मदा यहाँ पे फ्लो करती थी और यहाँ पे एक नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काड़ नामक स्थान पर शासक करते थे। यानी कि एक कहानी की तरह आप इसको लें कि भाई ये नर्मदा नदी है और इस नर्मदा नदी के किनारे पर एक राजा हुआ करते थे नागवंश के, और वो एक स्थान था काड़। काड़ नामक स्थान पर क्या करते थे, अपना शासन चलाते थे। अब होता क्या है कि जब ये अपना शासन यहाँ पे चला रहे थे, कौन, नागवंशी शासक, तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानदाता ने नागवंशों के शासकों और गंधर्वों के संघर्ष की स्थिति में अपने पुत्र पुरुष सुख को नागे की सहायता के लिए भेज दिया। कहानी को समझे। नागवंशी शासक जो थे वो नर्मदा के किनारे पर अपना शासन चला रहे थे, ठीक है सर। अब हुआ क्या कि नागवंशी शासकों और गंधर्वों की हो गई लड़ाई, यानी कि पास में जो गंधर्व लोग थे उनकी लड़ाई हो गई। तो इस स्थिति में अयोध्या के एक राजा थे इक्ष्वाकु नरेश, आपने सुना होगा, इक्ष्वाकु वंश चला है अयोध्या के आसपास, भगवान राम भी उसी से रिलेट करते हैं। तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानदाता ने नागवंशों और गंधर्वों के संघर्ष की लड़ाई में अपने पुत्र पुरुष सुख को भेज दिया। क्या हुआ सर, जब नर्मदा के किनारे नागवंश शासन कर रहा था तो पड़ोसी गंधर्वों से नागवंशों की हो गई लड़ाई। अब इस लड़ाई के मैटर को सुलझाने के लिए इक्ष्वाकु नरेश जो थे अयोध्या के, ठीक है, वो मानधाता नामक राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि जा बेटा, हमारे मित्र हैं पुराने नागवंशी, उनके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो तू जा और वहां जाके उनकी हेल्प करके आ, उनकी मदद करके आ। तो अयोध्या के इक्ष्वाकु राजा मानदाता जो है अपने बेटे को भेजते हैं, किसके लिए, कि भैया तुम गंधर्व और नागवंशी जो लड़ाई हो रही है इसमें तुम्हें किसका साथ देना है, नागवंशों का साथ देना है, क्योंकि नागवंश क्या है, हमारे मित्र हैं, इनके पिताजी के मित्र थे। तो पुरुष सुख ने सेना के गंधर्वों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब भाई दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक तरफ गंधर्व है, एक तरफ है आपका कौन, नागवंशी। एक तीसरा आदमी आ गया अयोध्या से, किसकी साइड लेने, नागवंशों की। तो जीतेगा कौन, नागवंशी। और आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब कोई नायक आता है तो हीरोइन फिदा होती होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो नागवंशी राजा थे उनकी बेटी थी, वो बेटी हो गई फिदा भैया, किस पर, पुरुष सुख पर। और इस वजह से प्रसन्न होकर नाग शासकों ने अपनी बेटी या पुत्री रेवा का विवाह पुरुष सुख से करवा दिया। तो रेवा नर्मदा कहलाती है। ऐसी कहानी, ऐसी किंवदंतियां मिलती हैं। आपको गहराई में नहीं जाना है, सोचना नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, नदी तो है ये तो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, आप बस ध्यान रखें कि नागवंशी राजाओं की लड़ाई हुई थी गंधर्वों के साथ और मदद के लिए कौन आया था, ऐसा पूछेगा पीएससी। तो याद रखना, मानधाता के बेटे पुरुष सुख आए थे और पुरुष सुख ने किसको हरा दिया था, गंधर्वों को हरा दिया था और बेटी रेवा से विवाह कर लिया था। तो अपने तो इतना काम का है, आगे बढ़ो। चलिए, मध्य प्रदेश में वैदिक काल में और क्या चीजें हुई, तो इसी देश में एक मुचकुंद नामक राजा नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानदाता के नाम पर मानदाता बसा देता है। यानी कि पुरुष सुक्त के बाद एक व्यक्ति आता है मुचकुंद, और मुचकुंद क्या करता है, मानदाता नगर बसा देता है। तो एमपीपीएससी ने पूछा था एक बार कि भैया मानदाता किसका प्राचीन नाम है, तो ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम है। और ये किसने बसाया है, तो मुचकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानदाता के नाम पर बसाया है। पूर्वज इनके कौन है, वही इक्ष्वाकु नरेश मानदाता, है ना, क्योंकि उन्होंने पुरुष सुख को भेजा था। पुरुष सुख के बाद कोई मुचकुंद नामक राजा आया और उसने कहा भाई हमारे परदाता के नाम पर हम मानदाता नगरी बना रहे हैं। तो मानदाता नगरी यहाँ पर है, वर्तमान में किस जिले में आती, खंडवा में। तो मानदाता किसका प्राचीन नाम है, ओंकारेश्वर का। रट के जाना, एमपीपीएससी पूछ लेगा, है ना। मैं एक एक सेंटेंस पर ध्यान देना मेरे, सही बता रहा हूँ, पेपर वाले दिन आपको जरूर याद आएगी पेपर देते वक्त, ठीक है। रामायण काल में प्रदेश में दंडकारण्य वन थे और यहाँ पर यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, यानी कि जो इलाका मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से लगता है, उस छत्तीसगढ़ वाले इलाके में दंडकारण्य का क्षेत्र हुआ करता था, जो नीचे उड़ीसा तक जाता है। ये पूरा जो क्षेत्र जो नीचे तक जा रहा था, इधर ऊपर उड़ीसा तक जा रहा था, इसे दंडकारण्य कहते थे। तो इस दंडकारण्य क्षेत्र में क्या होता था कि एक समकालीन राजा है यदुवंशी, रामायण काल के समकालीन राजा, यानी कि जब रामायण काल चल रहा था उधर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक राजा होते थे यदुवंशी नरेश मधु, वो यहाँ पे शासन करते थे। तो राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशाण वर्तमान विदिशा पर शासन किया था, जिसको राजधानी कुशावती थी। अब प्रश्न यहाँ से उठता है
कि सर देखो, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि कहानी की तरह नहीं चलेगा, लिंक होके नहीं चलेगा। यहाँ पे तथ्य बिखरे हुए हैं, तो आपको बिखरा हुआ याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इसको लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहानी की तरह या समझाते हुए अगर मैं समझाऊंगा तो फिर 4-5 घंटे हो जाएंगे, है ना। हमारा काम है 1 तारीख के दिन हमारे प्रश्न बने इसमें से। ठीक है, तो पहला याद कर लो कि रामायण काल में दंडकारण्य का जो वन था, जब अयोध्या का काल चल रहा था रामायण का, भगवान राम का, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में एक राजा शासन करते थे, उनका नाम मधु था। ठीक है, तो रामायण काल में दंडकारण्य के वन में मध्य प्रदेश में कौन शासन कर रहा था? राजा मधु। अब राम के एक भाई हुए जिनका नाम शत्रुघ्न है, और उनके पुत्र हुए शत्रुघाती। तो शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, और इन्होंने दशाण पर शासन किया है। पूछा जाएगा कि वैदिक काल में जो रामायण काल हुआ है उसके अंदर दशाण पर शासन किसने किया था? तो राम के जो भाई हैं शत्रुघ्न, उनके बेटे हैं शत्रुघाती, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, और इन्होंने राजधानी बनाया था कुशावती को। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुशावती रामायण काल में किसकी राजधानी रही है? तो शत्रुघ्न की राजधानी रही है, और ये शत्रुघ्न के बेटे की राजधानी रही है, और शत्रुघाती इसका नाम था। ठीक है, और दशाण अर्थात ये वर्तमान का जो विदिशा क्षेत्र है वहां पर ये पड़ती है। ठीक है सर। पुराणों में वर्णन है कि सतपुड़ा और विंध्य प्रदेश के वनों में कभी निषाद जाति के लोग भी रहा करते थे। जब आप मध्य प्रदेश को देखते हो तो आपको पता ही होगा कि भाई मध्य प्रदेश के लगभग सेंटर के अंदर 2 महत्वपूर्ण पहाड़ी पड़ती हैं। पहली जो पहाड़ी पड़ती है वो आपकी यहाँ पर पड़ती है, जिसे हम विंध्याचल कहते हैं, और नीचे वाली जो पहाड़ी पड़ती है उसे सतपुड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख पहाड़ी पड़ती हैं, और कहानी में बात यह है कि इस विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी में कभी निषाद जाति रहती थी। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये पूछेगा एमपीपीएससी आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से जगह पर मध्य प्रदेश में निषाद जाति के लोग रहते थे? तो निषाद जाति सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों में। अपने अज्ञातवास के समय में कुछ पांडवों ने यहाँ पर वनों में व्यतीत किए थे, यानी कि सतपुड़ा के जंगल और विंध्याचल के जंगलों में। महाभारत के युद्ध में इस क्षेत्र के राजाओं ने भी योगदान दिया था, यानी कि मध्य प्रदेश के राजाओं ने भी योगदान दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि किसने पांडवों का साथ दिया था और किसने कौरवों का दिया था? तो महाकाव्य काल की जब हम बात करें तो इसमें प्रमुख नगर में विराटपुरी, जो कि सुहागपुर कहलाता है, वर्तमान का जो सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कुंतलपुर जिसे कोडिया कहते हैं, महिष्मति जिसे हम महेश्वर कहते हैं, और उज्जैनी जिसे हम उज्जैन कहते हैं। ये प्रमुख नगर उस समय हुआ करते थे जब हमारे यहाँ पे महाकाव्य काल का मतलब होता है महाभारत काल जब चल रहा था उसके समय की ये बात हो रही है। ठीक है, तो महाकाव्य काल जो है उसमें विराटपुरी पूछेगा पीएससी के, विराटपुरी किसका प्राचीन नाम है? तो सुहागपुर का। कुंतलपुर किसका प्राचीन नाम है? तो कोडिया का। और महिष्मति किसका प्राचीन नाम है? तो महेश्वर का। और उज्जैन किसका प्राचीन नाम है? तो उज्जैन का। याद रखेंगे। अनुश्रुतियों का मतलब होता है कहानियां। उनके अनुसार कहा गया कि भाई अंतिम मनु जो व्यवस्तु है उनके 10 पुत्र हुए थे। एक राजा थे, और उन राजा के 10 पुत्रों में एक पुत्र था व्यवस्थ, उनके 10 पुत्र हुए, और करुष नामक पुत्र ने कारुष वंश चलाया तथा कारुष देश की स्थापना की, जो वर्तमान में बघेलखंड में। तो अब आपको क्या याद करना है? आपको बस इतना याद करना है कि अगर जोड़ी बनाने को आ जाए और प्रश्न पूछ ले कि कारुष वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ रहा है, तो अपने पूरी कहानी पे ध्यान नहीं देना। अपने काम का बस इतना है कि कारुष वंश वर्तमान के बघेलखंड में था। तो वर्तमान का जो बघेलखंड है ना, वहीं पर कारुष वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, इसी को आप याद रखेंगे बस। इस काल के शासक यदु हुए, और चर्मणवती अर्थात चरमावती जिसे हम चंबल भी कहते हैं, और शुक्तिमती अर्थात केन, और वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी के जल को सिंचित प्रदेश कहा था। इन्होंने कहा भाई ये जो 3 नदियां यहाँ पे बहती है ना, इनके जल से ये क्षेत्र सिंचित होता है। किसकी बात की? बघेलखंड की। अब दूर दूर तक बघेलखंड का संबंध चंबल से तो है नहीं, लेकिन कहानियों में लिखा है कि भाई ये जो बघेलखंड है ये चरमावती या चंबल या केन वगैरह का इलाका था। तो हम केन का मान सकते हैं, बेतवा तक भी मान सकते हैं, लेकिन चंबल तो आपकी पूरी तरह से पश्चिम में बहती है, इस वाले इलाके में बहती है मध्य प्रदेश के, है ना भाई। नदियों के बारे में पता ही होगा आपको कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बघेलखंड तो यहाँ पर कहीं है, ठीक है, और चंबल तो इधर बहती है। तो यह कह रहा है कि भाई ये जो इलाका है ये चंबल से क्षेत्र था, तो चंबल का तो क्षेत्र नहीं था, है ना। कहानियों में कुछ भी पुराने टाइम पे लिख दिया गया, लेकिन बस आपके काम का क्या है? आपके काम का है कि चंबल को चरमावती कहते हैं। क्या कहते हैं? चरमावती। केन को कहते हैं शुक्तिमती, और वेत्रवती को कहते हैं बेतवा, यानी कि बेतवा को कहते हैं वेत्रवती। इनके प्राचीन नाम पीएससी पूछेगा। ठीक है, चरमावती, चरमनवती चंबल, शुक्तिमती केन, वेत्रवती बेतवा। ठीक है, तो मैं जहां जोर लगा के बातों को आपको बता रहा हूं उन चीजों पर रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास का तभी फायदा मिलेगा जब आप इन चीजों को बड़ी गंभीरता से सुनते जाएंगे। ठीक है, तो इस काल में
चंबल, चरमावती, शुक्तिमती केन, वेत्रवती, बेतवा नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वैदिक काल में एक राजा हुआ है महिष्मती, है ना, इन्होंने महिष्मती नगर बसाया है। तो महिष्मती राजा ने महिष्मती नगर बसाया जो वर्तमान में महेश्वर है। तो प्रश्न सीधा, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मती है। ठीक है सर, यहाँ पे कौशिक ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और चर्मणवती, चंबल और शुक्तिमती केन के मध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा। ठीक है, यहाँ पर बघेलखंड राज्य बना और कहा जाता है कि यहीं पर नल ने ही नलपुर नगर बसाया जो आधुनिक शिवपुरी के जिले में पड़ता है और नरवर का किला यहाँ पर है। तो कहा जाता है कि नलपुर एक नगर है जो शिवपुरी के अंदर आता है और यह आधुनिक शिवपुरी के अंदर आता है। तो नरवर का किला आपको मिलता है शिवपुरी के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि यह शिवपुरी वाले इलाके में पड़ता है। ठीक है, अब एक और कहानी आप याद रखिए कि कवि वाल्मीकि का आश्रम है तमसा नदी के किनारे पर और कुछ विद्वानों के अनुसार यह तमसा आधुनिक टोंस नदी है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि तमसा क्या है, तो तमसा एक रिवर है जो वर्तमान में टोंस है, उसे ही तमसा कहा गया। और कहानी तो ये तक मिलती है कि यह अमरकंटक से निकलती थी। ठीक है, तो तमसा या टोंस रिवर जो अमरकंटक से निकलती थी ऐसा कहानी में कहा गया है। तो कवि वाल्मीकि का आश्रम, जो कि वाल्मीकि ऋषि जानते हो ना, तो कवि वाल्मीकि का जो आश्रम था तमसा नदी के किनारे पर था, तो यही तमसा टोंस है। तो ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो मध्य प्रदेश में था और टोंस नदी के किनारे पर था, ये वो आपको बताना चाह रहा है। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं महाजनपद काल पे। महाजनपद काल मतलब जब बड़े बड़े महाजनपद हमारे यहाँ बनने लगे थे, जैसे कि चेदी बन गया, जैसे कि अवंती बन गया, तो ऐसे बड़े बड़े 16 महाजनपद हुए। तो 16 महाजनपद तो पूरे भारत में हुए, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने हुए वो हमारे काम के। तो हमारे मध्य प्रदेश में हुए 2, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में और पुराणों में। ठीक है सर, इनमें मध्य प्रदेश के इतिहास में चेदी तथा अवंती महाजनपद की बात मिलती है। तो सारे महाजनपद कितने? 16। मध्य प्रदेश में कितने? 2। इंपॉर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद है 16 में से। 16 महाजनपद की जानकारी हमको बौद्ध धर्म के और जैन ग्रंथ के और पुराणों से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। ठीक है, इनसे हमको जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद हुए। अब 2 महाजनपद हुए हैं सर मध्य प्रदेश में, तो कहाँ हुए, है ना, प्रश्न तो ये भी है। तो चेदी महाजनपद जो हुआ है वो बुंदेलखंड में हुआ है, यानी कि जो वर्तमान में आपका बुंदेलखंड का इलाका है ना। मेरे पास क्या पेन यार वो खराब हो गया मेरा, इसलिए मैं माउस से काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अच्छे नहीं बनेगा, है ना। आप मतलब अनुमान लगा ले कि ये जो इलाका है बुंदेलखंड है, तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला है? यहाँ पर आपका चेदी है। ठीक है, तो चेदी बुंदेलखंड के आसपास का इलाका चेदी महाजनपद कहलाया। और एक जो बचा है वो अवंती है, उज्जैन है, उसको सब जानते हैं आप, अवंती जनपद है। और लगभग उज्जैन के आसपास ये मालवा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर था। तो आपको 2 बातें पता चली कि 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद हमारे यहाँ पर है। एक महाजनपद को कहते हैं चेदी महाजनपद जो कि आधुनिक बुंदेलखंड में है, और दूसरा महाजनपद जो है वो उज्जैन के अंदर है। ठीक है, उत्तर में जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी है उज्जैनी है तथा दक्षिण राजधानी इसकी महिष्मती है। यानी कि ये कह रहा है कि उज्जैन महाजनपद बहुत बड़ा था तो उसकी 2 राजधानी बनाई गई, उसको उत्तर और दक्षिण भागों में बांटा गया। और जो उत्तर भाग था, जैसे मान लीजिए उज्जैन यहाँ पर है तो ऐसे बांट दिया गया इसको। तो ऊपर वाली जो राजधानी थी उसकी उज्जैन राजधानी थी और नीचे वाली की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। ठीक है, तो उत्तर की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण की राजधानी महिष्मती। जबकि जनपद का नाम क्या था? अवंती जनपद था। ठीक है, चेदी और अवंती 2 महाजनपद हुए, उज्जैन मत कर देना, नाम अवंती है। अवंती का उज्जैन को ही कहते हैं, लेकिन महाजनपदों की सूची में जब आप नाम पढ़ेंगे तो अवंती महाजनपद मिलता है। तो अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में रहा है और इसकी जो राजधानी रही है वो कहाँ रही है? उज्जैन और महेश्वर, 2 राजधानी थी इसकी। ठीक है सर, और उज्जैन और महिष्मती दोनों ही नगर दक्षिणापथ पर स्थित थे, यानी कि मौर्य काल का जो समय चलेगा उसमें दक्षिणापथ पर आते थे। इसी मार्ग पर विदिशा पड़ता था, यानी कि जब हम उज्जैन और महेश्वर की बात करते हैं तो जब पुराने राजा महाराजा यहाँ से जाते थे उज्जैन से विदिशा की तरफ, तो एक रूट पड़ता था और इस रूट में एक क्षेत्र पड़ता था विदिशा। तो जब भी कोई राजा महाराजा यहाँ से निकलता था तो जाहिर सी बात है कि वो उज्जैन से जब जाता था महेश्वर की ओर तो कोई सीधा रोड था नहीं, तो बिल्कुल घूम के इस प्रकार से जाते थे ताकि वो विदिशा होते हुए यहाँ महेश्वर पहुंच जाए। तो महेश्वर पहुंचने के लिए उनको विदिशा भी जाना पड़ता था। तो कहा जाता है कि मुख्य मार्ग पर विदिशा भी पड़ता था, तो इसे दशाण कहा जाता था उस समय। तो विदिशा का प्राचीन नाम अगर पूछे तो एमपीपीएससी तो कह देना दशाण था।
महाभारत एवं मेघदूत में दशाण प्रदेश का उल्लेख आया है, जिसकी राजधानी क्या थी सर? विदिशा थी। तो दशाण सीधा पूछेगा, दशाण क्या है? तो दशाण कहा जाता है विदिशा को। अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि जो उज्जैन है ना, ये उस समय महाजनपद काल में बौद्ध का एक केंद्र हुआ करता था। यही कारण है कि जब अशोक यहाँ पे आएगा ना, तो वो पूरी तरह से बौद्धिस्ट रहेगा, क्योंकि जब वो अशोक यहाँ पर आएगा तो इसको प्रभावित करेगा और इस वाले क्षेत्र के आसपास जितने भी लोग हैं उनको बौद्ध धर्म ग्रहण करवा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मौर्य काल आता है। मौर्य काल के अंदर क्या होता है? उज्जैन के अवंती क्षेत्र के अंदर एक राजा के बेटे को यहाँ पे राज्यपाल बनाकर भेजा जाता है। तो बिहार वाला इलाका था भारत में, और बिहार वाले इलाके में एक राजा का शासन चल रहा था। उस राजा ने अपने पूरे प्रशासन में सभी 16 महाजनपदों को जीत लिया था, है ना, और मौर्य काल की स्थापना कर ली थी। तो जब मौर्य काल बना तो उसने क्या करा? अपने बेटों को भी अलग अलग जगह का राज्यपाल बना दिया। भाई इतना बड़ा क्षेत्र है जो महाजनपद का, आपको दिख रहा होगा इधर, तो उसने क्या करा? अपने बेटों को अलग अलग राजपाट दे दिया। तो उज्जैन का जो राजपाट था वो किसको मिला? अशोक महान को मिला। ठीक है, और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो क्या बन गया? इस पूरे क्षेत्र का राजा बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कुमारमात्य बनकर उज्जैन आया था? तो अशोक आया था अपने पिता के द्वारा, उसके पिता ने उसे यहाँ भेजा था, है ना। मतलब कहते हैं ना कि दो भाइयों की लड़ाई हो जाती, तो ये दो भाई थे, प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ जब, तो इनको उज्जैन का हिस्सा मिल गया। कहा कि भाई उज्जैन जाओ तो थोड़ा अच्छे से जाना, उधर का क्षेत्र थोड़ा सा खराब है, और विदिशा के अंदर जो है जो पूरा का पूरा विदिशा इलाका है वो श्रेष्ठियों का इलाका है, सेठों का इलाका है। तो कहा जाता है कि जब अशोक यहाँ से निकलते हैं तो उनकी निगाह एक महिला पर पड़ती है, एक लड़की पर पड़ती है, और जाहिर सी बात है कि अशोक दिखने में काफी अच्छे थे, तो लोकप्रिय भी थे, नाम भी सबको पता था। तो यहाँ पे एक महिला से बाद में वो शादी भी करते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे श्रीदेवी से शादी कर लेते हैं। सिंहली परंपराओं से ज्ञात होता है कि उज्जैन जाते हुए अशोक ने विदिशा में रुके और यहाँ उन्होंने एक श्रेष्ठिन की पुत्री से विवाह कर लिया और श्रीदेवी उनका नाम रखा गया। ठीक है, और इसी श्रीदेवी से अशोक के 2 पुत्र और एक पुत्री, यानी कि पुत्र हुआ महेंद्र और पुत्री हुई संघमित्रा। इन्होंने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इनको अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इनका ननिहाल कहाँ था भैया? विदिशा में था, है ना, याद रखिएगा, श्रीदेवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची, विदिशा और उज्जैनी में अशोक ने राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रमुख काम करवाए। तो देखो जब अशोक यहाँ पे रहेगा तो आसपास के इलाकों में स्तूप वगैरह बनवाएगा, तो ये हमारे काम के है। मौर्य काल में पंचमार्क आहत सिक्के मध्य प्रदेश में इन्होंने चलवाए और अनेक स्थानों से इनके सिक्के प्राप्त हुए। किसके? मौर्य काल के। ठीक है सर, भारत में मौर्य काल के अंतिम चरण में अनेक जनपद राज्य और नगर राज्य स्थापित हो गए, यानी कि जब मौर्य काल का विघटन होने लगा था तो अनेक छोटे छोटे राज्य मध्य प्रदेश के अंदर बनने लग गए थे। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 7 नगर राज्य बन गए थे। तो इन छोटे छोटे राज्यों के बारे में यहीं पर देख लीजिए। ये नगर राज्य थे एरंड, जो कि सागर में आता है। त्रिपुरी, ये जबलपुर के पास का इलाका है, त्रिपुरी तेवर क्षेत्र पड़ता है। एक भागिल याद रखिएगा, महिष्मती और उज्जैनी, विदिशा और पद्मावती, ये वो क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर हुआ करते थे उस समय मौर्य काल के दौरान। भागिल नामक राज्य का पता सिक्कों से ही पता चलता है कि होशंगाबाद जिले का एक गांव हुआ करता था। तो भागिल क्या है? होशंगाबाद का क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश में अशोक के कुछ अभिलेख शिलालेख मिले हैं जो एमपीपीएससी के काफी फेवरेट है, तो इनको रट डालिए अभी के अभी। देखिए, गुर्जरा इनको मिला है दतिया से, तो गुर्जरा अभिलेख पूछे कहां से मिला? दतिया से। रूपनाथ, कटनी, जबलपुर, है ना, पहले ये जबलपुर में आता था, कटनी अब। पान गुडारिया या पान गुराडिया कहते हैं इसको, ये सीहोर से प्राप्त हुआ है। सारा मारो, सीहोर। ठीक है, तो गुर्जरा अभिलेख दतिया, रूपनाथ अभिलेख कटनी, पान गुडारिया सीहोर और सारा मारो सीहोर। सारा मारो सीहोर। सांची कहां से मिला है? रायसेन से मिला है। ठीक है सर, अब बात करते हैं सुंग वंश और कण्व वंश की, यानी कि मौर्य काल के बाद यहाँ पे सुंगों का शासन हुआ और महाकवि कालिदास द्वारा एक रचना लिखी गई है मालवा का अग्निमित्रम। इसके नाट्य ग्रंथ से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सुंग का पुत्र अग्निमित्र हुआ है, जिसने विदिशा का राज्य ग्रहण किया और विदर्भ राज्य के राज्यपाल का कार्यभार अपने मित्र माधव सेन को दिया। देखो, जब भी शब्द विदर्भ आपसे लगे कि विदर्भ पूछा है, विदर्भ क्या है, तो विदर्भ वो इलाका होता है जो महाराष्ट्र से लगता है नीचे वाला इलाका, तो ये इसे विदर्भ कहते हैं मध्य प्रदेश में उस समय। तो महाकवि कालिदास ने एक रचना लिखी जिसका नाम है मालवा अग्निमित्रम, और ये एक नाटक था। इस नाटक में पुष्यमित्र सुंग की जानकारी मिलती है और कहा गया है कि पुष्यमित्र सुंग का पुत्र हुआ है अग्निमित्र, जो कि विदिशा में भोपाल के निकट शासन करता था।
और उसने अपना एक बेस्ट फ्रेंड था, अपना एक मित्र था, उसको माधव सेन नामक मित्र था, उसको कहाँ का राज्यपाल सो बना दिया, या विदर्भ का राज्यपाल। वो खुद भोपाल का बन गया और अपने बेस्ट फ्रेंड को कहाँ का बना दिया, माधव सेन को नीचे का बना दिया। ठीक है सर। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है। अंतिम शुंग शासक कौन हुआ है, देवभूति हुआ है, और इसने कण्व ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यानी कि शुंग वंश ज्यादा टाइम नहीं चला, और शुंग वंश ने क्या किया, जब शुंग वंश स्थापित हो गया, इसकी स्थापना करी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ देवभूति। तो देवभूति की हत्या कर दी कण्व नामक व्यक्ति ने और अपना कण्व वंश बना दिया। तो ये ऐसा ही करते थे, एक का मर्डर करते थे, दूसरा अपना राजपाट चलाता था, फिर दूसरा मर्डर करता था, तीसरा ये अपने पिताजी को निपटा देते थे बोर बार। ठीक है। तो पिताजी को हत्या कर दी, पिताजी की गद्दी पे बैठ गए, दूसरे ने अगले ने फिर पिताजी की हत्या कर दी, फिर गद्दी पे बैठ गया। तो ऐसा ही काफी प्राचीन समय से चल रहा था। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ मिला है। ठीक है। तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ये एमपीपीएससी का फेवरेट है, इसको पढ़ लो एक बार। देखो शुंग वंश जब चल रहा था ना, तो इसके 9वें शासक हुए हैं, माने शुंग वंश बहुत बड़ा था, तो हमको तो पूरा पढ़ना नहीं है कि 9-10 कौन राजा हुए, हमारे काम का क्या है। तो शुंग वंश का जब 9वां शासक था, जिसका नाम था बाघभद्र। ठीक है। तो ये बाघभद्र के शासन में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालोकोटस के राजदूत, है ना, जो यवन के नरेश थे तक्षशिला के, वहां से एक राजदूत इसने भेजा, कहां पर, मध्य प्रदेश, और उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। किसने भेजा, यवन नरेश ने भेजा। किसके घर में भेजा, बाघभद्र के। बाघभद्र कौन है, शुंग वंश का राजा है। कौन से क्रमांक का, 14वें क्रमांक का। इतना नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गरुड़ स्तंभ क्या है, सीधी सी बात है, पीएससी का यही फेवरेट है। उसने विदिशा में क्या करा भाई, हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ बनाया और यहाँ पर भागवत धर्म ग्रहण कर लिया, और विदिशा में भागवत के निकट एक बैसनगर या भिलसा नामक स्थान बनाया और यहाँ पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दी। पॉइंट टू बी नोटेड कि मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ कहाँ है, विदिशा। गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा। हेलियोडोरस किसका राजदूत था, यवन नरेश का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, बाघभद्र के दरबार में आया था। बाघभद्र कौन था भाई, तो शुंग वंश का एक राजा हुआ करता था, जिसके 14वें वर्ष में आता है राजदूत। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। हेलियोडोरस ने क्या किया, तो भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। भागवत धर्म उस समय चला था, भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, कर दी, और एक नगर बसा दिया, बेस नगर, जिसमें भिलसा कहते हैं। तो विदिशा में बेस नगर एक इलाका है जिसे भिलसा कहा जाता है, वहां पर इसने गरुड़ स्तंभ बना दिया। ठीक है सर। अब दो प्रमुख स्तूप याद रखेंगे, एक तो बरहूत का स्तूप है और एक है सांची का स्तूप। ठीक है। तो शुंग काल में बरहूत का स्तूप प्रसिद्ध है, जो सतना जिले में आता है। सीधा सा प्रश्न, बरहूत का स्तूप किस जिले में आता है, सतना जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। और इसकी रेलिंग किसने बनवाई, इसकी रेलिंग किसने बनाई, तो अशोक के बाद कौन राजा है, शुंग वंशी राजा है, तो शुंग वंश ने इसकी रेलिंग का निर्माण करवाया। और 1875 के समय में कनिंघम ने इसकी खोज की। तो जो कनिंघम थे अंग्रेजों के समय के, उन्होंने इसकी खोज कर दी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सर। सबसे पहले जनरल टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप को खोजा। पहला प्रश्न कि सांची के स्तूप का पता किसने लगाया था, तो जनरल टेलर ने लगाया था। यहाँ पर 3 स्तूप है, तो याद रखिएगा, सांची अगर आप नहीं गए हैं तो याद रखें कि सांची में 3 स्तूप है अलग अलग, है ना। अशोक के काल में इन स्तूपों का निर्माण हुआ था और ये 1989 में विश्व विरासत स्थल घोषित हो गए, यानी कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन्हें बना दिया। और ये कहाँ आते हैं सर, ये आते हैं रायसेन के अंदर। तो बरहूत और सांची के स्तूप कहाँ आते हैं, रायसेन में। अब देखो, मंदसौर का अभिलेख प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन हमारे यहाँ से। तो इस अभिलेख में विक्रम संवत 529 की तिथि उत्कीर्ण है। सीधा प्रश्न मिलेगा कि ऐसा कौन सा संवत है जिसका उल्लेख मंदसौर के अभिलेख में मिलता है, तो विक्रम संवत का। दूसरा फिर पूछेगा कि मंदसौर के अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, तो मंदसौर के अभिलेख में राज्यपाल है बंधु वर्मा और एक सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है, इसकी जानकारी मिलती है। और फिर एक और प्रश्न आपको पूछेगा, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, कि रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ मिलती है, ये पूछा गया है। तंतुवाय श्रेणी, रेशम बुनकर श्रेणी, ठीक है, तो उसकी जानकारी भी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर मतलब जो रेशम का व्यापार करने वाला ग्रुप हुआ करता था, उनका एक पूरा का पूरा संगठन यहाँ पे काम करता था, ऐसी जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमको मिली है। सांची अभिलेख कहाँ है, रायसेन में है, और एरण का अभिलेख कहाँ है, ये सागर में है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसको याद करें। मंसूर अभिलेख, सूर्य मंदिर की जानकारी और बंधु वर्मा के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है और विक्रम संवत के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। अब कुछ प्राचीन नगर है, इनको फटाफट से देखें। पवाया, जो कि प्राचीन ग्वालियर हुआ करता था। पवाया को प्राचीन काल में पद्मावती नाम से भी जाना जाता था। तो आगे मैंने जो पद्मावती बताया है, मैंने कहा था कि आगे अपन पढ़ेंगे, तो ये वही पद्मावती है जिसे पवाया कहा जाता था। पद्मावती प्राचीन काल में नाग शासकों की राजधानी रहा है। ये वही नाग शासक है जिनको बचाया था गंधर्वों से, किसने? पुरुषसूत ने। ग्यारसपुर, इसे विदिशा के अंदर आता है और 1933 में हिंडोला तोरण के निकट इसका उत्खनन किया गया था, यानी कि इसका पता लगाया था ग्यारसपुर के बारे में 1933 के अंदर। महेश्वर आता है खरगोन में। यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों में इसे अवंतिका जनपद की द्वितीय राजधानी कहा गया, अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है। और प्राचीन समय में इसका नाम महिष्मति मिलता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें। एरण सागर की बात करें तो एरण बिना नदी से घिरा हुआ है और सागर ताम्रपाषाणकालीन तथा अवशेषों के लिए जाना जाता है। तो सागर एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। एरण, एरण हुआ, नागदा हुआ, नवदा टोली हुआ, है ना, कसरावद हुआ, ये सब ताम्रपाषाणकालीन है। और यहाँ से भानुगुप्त के काल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख की जानकारी मिलती है कि सती प्रथा के साक्ष्य से प्राप्त हुए। तो एरण से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए। बेसनगर, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या बनाया गया है सर? गरुड़ स्तंभ बनाया गया है। तो ब्राह्मण और जैन ग्रंथों में विदिशा का नाम क्या मिलता है? बेसनगर। पूछेगा कि बेसनगर विदिशा का नाम कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। 1913 से 14 में उत्खनन किया गया और डी.आर. भंडारकर ने किया और यहाँ हेलियोडोरस का स्तंभ प्राप्त होता है। अब हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था जब ये बनाया इसने? तो याद रखिएगा, भागवत धर्म, अर्थात जिसे हम वैष्णव धर्म कहते हैं, वो ग्रहण किया था। और बेसनगर को गुप्त काल के शासकों के समकालीन माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? बेसनगर को गुप्त काल के शासकों का समकालीन माना जाता है। अब प्राचीन इतिहास के अंदर, ये फोटो से ही आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। अब हम प्राचीन इतिहास के अंदर प्रवेश कर गए और 9वीं शताब्दी के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रसिद्ध शासक हुआ है, या एक शासन हुआ है परमार राजों का। तो परमार की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी धार। तो इसके जो संस्थापक पूछे जाए अगर कि परमार वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रख लेना सियक। कौन है? सियक। और पहले इनकी राजधानी उज्जैन थी, बाद में इन्होंने धार ट्रांसफर की। तो उज्जैन और धार दोनों परमारों की राजधानी रहा है, ठीक है। उज्जैन भी रहा है, धार भी रहा है। बहुत सारे काम इन्होंने भोपाल में भी करवाए। तो भोपाल इनकी कैपिटल नहीं था, लेकिन भोपाल में इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे। अब ये थे कौन एक्चुअल में? तो राष्ट्रकूट थे ये, यानी कि राष्ट्रकूट के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है चौकीदार टाइप के। पहले भाई यहाँ राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था नीचे वाले इलाके में, तो यहाँ से ऊपर वाले इलाके में इन्होंने अपने राजा छोटे मोटे बिठा दिए थे। तो इनको कहते हैं सामंत, ये इनके सहायता करते थे। तो परमार एक टाइम पे राष्ट्रकूटों की सहायता या उनके सहायक हुआ करते थे। तो बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जब राष्ट्रकूटों का कोलैप्स हुआ, राष्ट्रकूट खत्म हुए, तो परमार अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे और परमारों ने अपना शासन धार और मालवा के आसपास में विस्तारित कर दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक सामंत थे और वाकपति मुंज ने चालुक्य नरेश तेलभ द्वितीय को हराया था। यानी कि परमारों का एक राजा हुआ है वाकपति मुंज। और वाकपति मुंज आपको और अच्छे से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो अपन पेपर के बाद पढ़ेंगे, जब आप अच्छी अच्छी तैयारी करोगे ना अगले पेपर की, तब करेंगे ना, क्योंकि अभी समय नहीं है यार, नहीं तो मैं बहुत अच्छी कहानियां इसके अंदर आपको बता सकता हूँ, है ना। क्योंकि हमारा काम केवल ये है कि हमारे तथ्य यहाँ से बन जाए, है ना। इसीलिए तो लाइक जरूर करना है इस बात पे। वाकपति मुंज की बात करें, क्योंकि एक दो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं फूल वाले, परमारों के, चंदेलों के, देखना हो तो इसी चैनल के स्क्रॉल कर लेना, नीचे मिल जाएगा वीडियो, है ना। वाकपति मुंज चालुक्य नरेश तेलभ द्वितीय को मार देता है। अब आप कहोगे सर वाकपति मुंज कौन था? तो वाकपति मुंज परमार वंश का एक राजा था और पड़ोसी राज्य जो था वहां का एक और लीडर था तेलभ द्वितीय, उसे हरा देता है, ठीक है सर। और ये जो वाकपति मुंज है ये मुंज सागर लेक बनवाता है। क्या बनवाता है? मुंज सागर लेक। कहां पर है ये? धार में है। सिंधु राज का पुत्र भोज हुआ और उज्जैन की राजधानी जो है बनाता है, यानी कि उज्जैन को राजधानी बनाता है। तो सिंधु राज का एक पुत्र हुआ है राजा भोज, इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। इस समय धार का विकास हुआ और एक वो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो आपसे पूछेगा कि उज्जैन से धार राजधानी जो बनाने वाले थे वो कौन थे? सिंधु राज थे, है ना। सिंधु राज यानी कि राजा भोज के जो पिता थे, उन्होंने उज्जैन से धार ट्रांसफर कर दी थी राजधानी को, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ था राजा भोज का? उज्जैन में, लेकिन बाद में कैपिटल के रूप में इन्होंने जो विकसित किया वो किसको किया? धार को किया, क्योंकि पिताजी भाई ट्रांसफर हो गए थे, है ना, मतलब कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया था। भोपाल की झील हो, भोजपुर का मंदिर हो,
कहा जाता है कि एक ही दिन में बनाया भाई भोजपुर का टेम्पल। रायसेन के अंदर पड़ता है ना, भोपाल के पास बेतवा नदी के किनारे पर। तो भोजपुर, जिसे मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। वर्तमान में महाकाल मंदिर जो आप देखते हो, इसका जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया था। किसने? परमार राजाओं ने। ठीक है सर। परमार राजा भोज की बात करें तो सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद और प्रबंध चिंतामणि इनकी रचनाएं हैं। किसकी है? राजा भोज की। याद रखना, त्रिभुवन नारायण टेम्पल, त्रिभुवन नारायण टेम्पल जो है, त्रिभुवन नारायण जो टेम्पल है मध्य प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश के राजा भोज ने बनाया है। और वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। तो राजा भोज ने एक मंदिर राजस्थान में भी बनवाया है, जिसको कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। और ये त्रिभुवन नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के राजा भोज ने राजस्थान में बनवाया है। यह प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है। उत्तराखंड का जो केदारनाथ टेम्पल है, उसका जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा किया गया, ऐसी जानकारी मिलती है। अब मालवा के परमार वंश के बारे में एक उदयपुर प्रशस्ति मिलती है। और ये उदयपुर प्रशस्ति कहां से मिलती है? गंजबा सोदा से मिलती है। गंजबा सोदा जो कि विदिशा में आता है, इसके निकट एक उदयपुर प्रशस्ति मतलब एक लेख मिलता है खुदा हुआ पत्थरों पर। ठीक है। इसमें नीलकंठेश्वर मंदिर के एक शिलापट्ट पर उत्कीर्ण प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें परमार वंश के शासकों के नाम और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि परमार राजाओं की जानकारी हमको कहां से मिली, तो आप कहिए कि परमार राजाओं की जानकारी हमको विदिशा से मिली। विदिशा में एक पूरा शिलापट्ट है और इस पूरे शिलापट्ट पे हमको परमार राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है। और विदिशा में कौन सा टेम्पल है? नीलकंठेश्वर मंदिर है। कहां पर है विदिशा में? गंजबा सोदा में। कौन सी प्रशस्ति इसको कहते हैं? उदयपुर प्रशस्ति कहते हैं। सीधा प्रश्न मिलेगा कि उदयपुर प्रशस्ति में किन शासकों के का वर्णन मिलता है, या किन शासकों की वंशावली का वर्णन मिलता है। मैं प्रश्न भी बता रहा हूं आपको, पीएससी पूछने का तरीका भी बता रहा हूं कैसे पूछता है। तो उदयपुर प्रशस्ति, गंजबा सोदा, विदिशा, परमार राजाओं की बारे में शिलापट्ट मिला और ये बताता है कि परमार राजाओं का शासन यहाँ पे रहा है। टेम्पल नीलकंठेश्वर। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकंठेश्वर टेम्पल है विदिशा का। अब बात करते हैं चंदेलों की। कुछ बात याद करो, इस वंश की स्थापना किसने की? नन्नुक ने की। किसने की? नन्नुक ने। नन्ना मुन्ना राय हूं, देश का सिपाही हूं। 1831 के अंदर इस वंश की स्थापना हुई, नन्नुक नामक व्यक्ति। मैंने यही कहा था कि आईएमपी टॉपिक में क्या पढ़ना है, राजा किस वंश का है, किसने स्थापना की, कौन चर्चित है। परमार वंश पढ़ा, सियक ने स्थापना की, चर्चित राजा राजा भोज पढ़ लिया, वाकपति मुंज पढ़ लिया, खत्म काम। ठीक है। तो 1831 में नन्नुक नामक व्यक्ति चंदेल राजवंश की स्थापना करता है। जिस प्रकार राष्ट्रकूट वंश के सहायक हुआ करते थे कौन? परमार, उसी प्रकार चंदेल जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है। तो खजुराहो में इस वंश ने अपनी राजधानी बनाया और खजुराहो को राजधानी बनाया। लेखों में चंद्राय ऋषि का वंशज ने कहा गया और आत्रि के ये पुत्र माने जाते थे। ठीक है सर। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण हर्ष के पुत्र यशोवर्मन ने करवाया, जिसे लक्ष्मण वर्मन भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर का निर्माण, जो कि खजुराहो का विष्णु मंदिर है, उसका निर्माण इनमें से निम्नलिखित में से किस शासन ने करवाया था, या किस शासक ने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाया था। अब प्रश्न में यशोवर्मन की जगह लक्ष्मण वर्मन आ जाए तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण वर्मन यशोवर्मन का ही नाम है। तो याद रखें, विष्णु टेम्पल खजुराहो, निर्माण हर्ष के पुत्र यशोवर्मन अर्थात लक्ष्मण वर्मन ने। किस शासनकाल में? चंदेल शासनकाल में किया। चंदेल वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका हुआ करता था। तो ये वो टेम्पल है। आगे बढ़ते हैं सर। इस मंदिर में वैकुंठ के विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई गई, जिसे प्रतिहार शासक देवपाल से उसने प्राप्त की थी। तो ये जब देवपाल से युद्ध करने जाता है प्रतिहारों से, ठीक है, ये पूरी कहानी बताई है मैंने चंदेल का जब पूरा लेक्चर पढ़ाया था तो, लेकिन अभी समय नहीं है कि पूरी कहानी बताऊं। तो ये वहां जाता है, लड़ाई करता है और उठा लाता है मूर्ति चोरी करके। चोरी मतलब भाई हरा दिया, तो जो तुम्हारा है वो हमारा हुआ। तो हराने के बाद विष्णु भगवान की मूर्ति लाकर अपने मंदिर में बिठा देता है। तो किसको हरा देता है? ये प्रतिहारों को। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई यहाँ पर कौन बैठे? चंदेल। यहाँ पर कौन बैठे? प्रतिहार बैठे। तो एक टाइम था कि भाई ये इनके साथ काम करते थे, सहायक होते थे। गुर्जर प्रतिहार पावरफुल थे, तो उन्होंने चंदेलों को दबा के रखा था और कहा था भैया हम जैसा कहे वैसा एमपी में करना। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए। तो शक्तिशाली कौन बन गया? चंदेल। चंदेल कहे भाई अब अपना टाइम आ गया है ना, वो टी शर्ट होती है ना, अपना टाइम आ गया वाली। तो चंदेल पहले किनके नीचे काम करते थे? गुर्जर प्रतिहारों के। एक टाइम ऐसा आया कि आज चंदेल किसके खिलाफ जा रहे हैं?
देवपाल के। देवपाल कौन है? प्रतिहार है। तो पहले इनके यहाँ काम करते थे, बाबूगिरी करते थे, है ना भाई। कोई किसी के यहाँ प्यून है मान लो, है ना, और अगला टाइम आए भाई 10 साल बाद के प्यून ही जो है 12वां बजा दे तुम्हारी, ठीक है। तो देवपाल जो था उसको इसने हराया और वहां से जो है मूर्ति वूर्ति चुरा के ले आया और फिर अपने मंदिर में बिठा दी, ठीक है। तो चंदेल शासक विष्णु मूर्ति लाया था किससे? देवपाल से। पूछा जाएगा। यशोवर्मन के पुत्र एक हुए दंग। दंग मतलब ढंग का आदमी, ढंग से याद रखो, ढंग का आदमी, ठीक है। तो इसने ढंग का आदमी था, इसने मंदिर बनाएगा ये, ठीक है। तो इसने 2 मंदिर बना दिए, विश्वनाथ और पार्श्वनाथ। तो 2 बड़े और ढंग के मंदिर बना दिए किसने? ढंग के आदमी ने। तो ढंग देव ढंग का आदमी था, इसने 950 से 1008 के मध्य खजुराहो में 2 बड़े टेम्पल बनाए, विश्वनाथ और पार्श्वनाथ टेम्पल, और एक बनाया वैजनाथ। तो 3 मंदिर, तीनों के पीछे नाथ लगाया। क्यों नाथ लगाया? क्योंकि व्यक्ति ढंग का था। तो ढंग देव ने बनाया ढंग के 3 मंदिर, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वैजनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। विद्याधर ने कंदरिया, कंदरिया, कंदरा का मतलब होता है गुफा, तो ऐसा मंदिर जो गुफा के समान दिखाई दे, कंदरिया महादेव है। तो इसको विद्याधर ने बनवाया था। और महादेव मंदिर का निर्माण भी विद्याधर ने करवाया था। ये कंदरिया महादेव फोटो है, ठीक है। अब बात करते हैं कुषाण काल की। तो जब भारत के इतिहास में कुषाण काल चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में जो काल चल रहा था वो कौन सा था? तो यहाँ पर कुषाण काल में भेड़ाघाट व सांची से कनिष्क नामक जो राजा हुआ है कुषाण काल में, उसका एक लेख मिलता है। तो कुषाण काल का एक लेख, कनिष्क का एक लेख कुषाण काल का यहाँ से प्राप्त होता है, और यह एक बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कुषाण काल मध्य प्रदेश में था? तो कुषाण काल के बारे में जानकारी हमको यहाँ से मिलती है और इसका एक लेख हमको मिलता है। और कहा गया है कि नाग वंश के कुषाणों का स्थान लिया था, यानी कि नाग वंश के स्थान पर यहाँ पर कुषाण आ गए थे। और कुषाणों की जो राजधानी मध्य प्रदेश में थी वो पद्मावती हुआ करती थी। फिर सातवाहन वंश भी मध्य प्रदेश में आया। तो सातवाहनों के बारे में कहा गया कि ये 7 करणी के पुत्र थे, ठीक है। ये अपने नाम के पीछे मैया का नाम, माता का नाम लगाते थे, ठीक है। तो पहले माता का नाम लगाते थे, जैसे इसका नाम क्या? सातकर्णी है, तो गौतम पुत्र सातकर्णी, यानी कि गौतमी का पुत्र सातकर्णी था, ठीक है। तो सातवाहन वंशों में क्या हुआ करता था कि अपनी माता का नाम आगे लगाते थे अपने नाम के आगे। तो उज्जैन से इसके सिक्के प्राप्त हुए। बस आपको याद रखना है कि सातवाहन शासक कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। और ये जो है इस बात का हमें प्रमाण देता है कि यहाँ से उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और जब किसी स्थान से उसके सिक्के मिले हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां पर वो रहा होगा, तभी उसके सिक्के, उसकी करेंसी आई, ठीक है सर। मध्य प्रदेश के बेसनगर में सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री के भी सातकर्णी के सिक्के मिले हैं। तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना सातवाहन के बारे में और इसके पहले कुषाण के बारे में, कि कुषाणों में कनिष्क के सिक्के हमको मिले हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है सर, पद्मावती वगैरह के इलाके से। और सातवाहन में हमको गौतमी पुत्र सातकर्णी के और इसके भाई मध्य प्रदेश के यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है। अब आते हैं गुप्त काल पर। देखो मध्य प्रदेश में गुप्त काल में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ हो जाता है तो वो है एरण, क्योंकि एरण से हमें क्या मिलता है? सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त एक बहुत प्रतापी राजा हुआ है आपके गुप्त काल का। जब भारत का इतिहास आपने पढ़ा हो तो गुप्त काल के अंदर एक बहुत प्रतापी शासक हुआ है समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है सागर, वहां से एरण नामक स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ। और भानुगुप्त के समय का था, यानी कि भानुगुप्त वहां पे काम करने वाला एक व्यक्ति था। और जानकारी मिलती है कि यहाँ से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। समुद्रगुप्त में रामवू और प्रथु आदि राजाओं से बढ़कर दानी बताया गया है, यानी कि एरण के अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। और क्या कहा गया है कि ये राम और प्रथु जैसे राजा से भी बड़ा दानी है। कौन दानी है भैया? समुद्रगुप्त। कहाँ लिखा है ऐसा? एरण के अभिलेख में। एरण का अभिलेख कहाँ से मिला? सागर से। क्या है उसके अंदर? तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य है। किसके कार्यकाल का है? तो भानुगुप्त के समय का है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूरणपुर ये विदिशा जिले में आता है। यहाँ से एक लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त भी शासक बना। देखो इतिहास में रामगुप्त का नाम बहुत कम आता है, कुछ किताब तो रामगुप्त को लिखती भी नहीं है, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद बस आप याद रख लो कि एक रामगुप्त नामक राजा हुआ है। और एरण से प्राप्त सिक्कों और गरुड़ के सिंह पर गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह स्थित है। तो आपको अगर पूछे कि गुप्त काल का शासन मध्य प्रदेश में रहा है तो बताओ कि इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ हुआ करता था, ठीक है। तो गरुड़ और सिंह, यानी कि जो शेर होता है वो, और गरुड़ का जो चिन्ह होता है वो इनका गुप्त कालों का
राजकीय चिन्ह हुआ करता था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी गुप्त काल में उज्जैन के अंदर विक्रमादित्य का शासन हुआ है, और विक्रमादित्य के शासन में फाइयान आया था। आप मेरी बात को 2 मिनट सुन ले। विक्रमादित्य के बारे में बस इतना ध्यान रखना कि राजा विक्रमादित्य मालवा क्षेत्र में शासन कर रहे थे, और मालवा के अंदर जो उज्जैन क्षेत्र है वहां पर वो शासन करते थे। उन्होंने शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को हराया था, और इसीलिए उनकी जो उपाधि मिलती है वो शकारी भी मिलती है। तो गुप्त काल में एक राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं। उन्होंने शकों का उन्मूलन किया था, शकों को हराया था, तो शकारी उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य भी उन्होंने उपाधि धारण की। वो अपने आप को महाराजा सम्राट कहते थे, और विक्रमादित्य टाइटल लेते थे। टाइटल है विक्रमादित्य, नाम उनका है चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके एक भाई हुए हैं जिनका नाम है क्या? बरतरी। ठीक है, तो बरतरी क्या उस आपको उज्जैन में मिलती है। तो बस इतना सा ध्यान रखना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही फाइयान आया था। यूपीएससी ने कल पूछा था, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था ना, कि किसके दरबार में आया था फाइयान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। चलिए अब बात करते हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल मतलब जब 1206 से 1526 दिल्ली में कुछ चल रहा था, तो हमारे मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था? तो मध्य प्रदेश में मोहम्मद गजनी ने ग्वालियर के भूभाग पर आक्रमण कर दिया था, और 1231 में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर के किले पर आक्रमण पर विजय प्राप्त की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्वालियर के किले पर इल्तुतमिश ने कब आक्रमण किया था? तो 1231 में। मध्य प्रदेश पर महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था? तो यह भी आप याद रखेंगे। और 1234 और 35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण करके उज्जैन और भिलसा को लूटा था। यानी कि जो इल्तुतमिश है उसने मालवा पर आक्रमण किया था, उज्जैन का जो महाकाल टेम्पल है उसको नष्ट किया इल्तुतमिश ने, और भिलसा नगर को लूटा। तो 1234-1235 में घटना इसने घटित की। ठीक है, इल्तुतमिश को। 305 में अलाउद्दीन खिलजी जो आया, खिलजी वंश का, उसका सूबेदार था आईने उल मुल्क ने उज्जैन, मालवा और चंदेरी और धार का उल्लेख किया। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी का जो सहायक था या कहें सूबेदार था, वो घूमने आया और उसने उज्जैन की प्रशंसा कर दी। मालवा के बारे में कहा कि बहुत बढ़िया है सर, बहुत पैसा है उधर, है ना। चंदेरी के बारे में कहा भाई वहां पे तो बहुत अच्छा अच्छा सब सामान मिलता है, बढ़िया है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बातें पता चली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसीलिए फिर इस रास्ते से राजस्थान की ओर प्रवेश किया था, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव चित्तौड़ नहीं जीतना था, उसका मेन मोटिव था मालवा को जीतना। वो मालवा को कैप्चर करके गुजरात और राजस्थान दोनों को अपने हाथ में रखना चाहता था। ठीक है, और बाद में आपको कहानियां कुछ अलग अलग सुनाई गई और कुछ मूवी भी उस पर लोगों ने बनाई। खैर, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप इतना ध्यान रखें कि उसको मालवा के बारे में भली भांति पता था, और वो मालवा के बारे में जानता था। आज भी अगर आप मध्य प्रदेश के मालवा के अंदर आते हो या मध्य प्रदेश के मालवा से परिचित हो, तो आपको इतिहास में इसका नाम मिलता है। और आज भी यहाँ ठीक ठाक स्थिति है लोगों की, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आपको नहीं मिलेगी कि भाई यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है ना, तो फुल पैसे वाले लोग इधर रहते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है, यहाँ की जो भूमि है, वो काफी अच्छी है। ठीक है सर। मांडू नगर बसाने का श्रेय दिल्ली सल्तनत के हुसैन शाह को जाता है। यह प्रश्न बहुत बार एमपीपीएससी ने पूछा है कि मांडू किसने बसाया था? तो हुसैन शाह ने बसाया था। मुगल काल की बात करें तो यहाँ पे एक मैदनी राय के युद्ध में हत्या कर बाबर ने 29 जनवरी 1528 को चंदेरी पर अधिकार किया। तो मैदनी राय यहाँ पर सूबेदार हुआ करता था चंदेरी का, तो उसकी हत्या कर दी थी बाबर ने, है ना। तो आपको केवल तथ्य याद रखने हैं कि बाबर ने किसकी हत्या की थी? मैदनी राय की हत्या की थी, जो चंदेरी के अंदर शासन कर रहा था। ठीक है, अब बाबर का शासन यहाँ पे हो गया, चंदेरी को कब्जा कर लिया इसने। कब कर लिया? 1528 में। अब बाबर की लड़ाई किससे हो गई? शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी और बाबर लड़ लिया आपस में, तो अब ये किसका हो जाएगा? चंदेरी, शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी ने बुंदेलखंड के कालिंजर पर आक्रमण किया, जिससे बारूद के फटने से खुद ही निपट गया। ठीक है, तो याद रखना भाई, शेरशाह सूरी जिसे शेर खां कहा जाता था कि ये एक ऐसा व्यक्ति था, जब तक शेर की आवाज ये सुन ले और उसे मार न दे, उसका शिकार न कर दे, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करता था। ऐसा इसके बारे में कहा गया है। तो 1545 में शेरशाह सूरी, और याद रखना ये बाबर की सेना में ही काम करता था। बाबर जब अपनी सेना का निरीक्षण करता था ना, तो ये लाइन में बैठता था, तो बाबर देखता था इसको कि ये भाई अलग टाइप का थोड़ा दिख रहा है, इस पर जरा ध्यान रखिएगा, ये कभी अपनी बैंड नहीं बजा सकता है। ठीक है, और बाद में यही हुआ, शेरशाह सूरी ने बाबर को जो है बहुत परेशान किया। ठीक है सर। तो बुंदेलखंड और कालिंजर में क्या हो गया भाई? बारूद का ढेर था, उस बारूद के ढेर पर खुद निपट गया। कौन?
शेरशाह सूर्य। ठीक है सर। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना प्रदेश में अकबर से युद्ध किया, मुगल सम्राट अकबर हुए हैं, तो अकबर से युद्ध किया और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी। तो रानी दुर्गावती यहाँ पे शासन कर रही थी और रानी दुर्गावती के शासनकाल में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो अकबर ने अपनी एक व्यक्ति आसफ खां को भेजा और आसफ खां उस समय पड़ोस राज्य के अंदर आक्रमण करने आया था। तो उसने कहा कि भाई वहां पे जो रानी दुर्गावती है वो अपना बढ़िया शासन चला रही है, ठीक है, तो भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में, तो हमें वहां आक्रमण करना चाहिए। तो रानी के बारे में किसने कहा? आसफ खान ने कहा। किसको कहा? अकबर को, कि साहब देखो सेना भेजो, उधर रानी दुर्गावती अकेली है, उसके पति भी नहीं है ना, तो वो बहुत अच्छे से शासन जो है कर रही है, तो हम उसको जीत लेते हैं और दो काम हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो मुगल सेना भेजी उसने और रानी दुर्गावती को हराने के लिए। तो इस युद्ध में मुगल सेना विजय हुई तथा रानी दुर्गावती गोंडवाना वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि इन्होंने अपनी ही कटार से खुद को मार लिया था। ऐसी कहानी हमको मिलती है। तो पूछा जाएगा कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की थी और अकबर ने इन पे आक्रमण किया था, जो बाद में वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है सर। यहाँ से कम प्रश्न बनते हैं तो इसको थोड़ा सा फटाफट से अपन निपटाते हैं। 1569 में अकबर ने कालिंजर के किले पर अधिकार कर लिया और उस समय यह किला 1601 में अकबर ने स्वयं असीरगढ़ के किला पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा, अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले पर था। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का एक किला है और कहा जाता है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार। जब आप मध्य प्रदेश में आते हो तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है नीचे की ओर, बुरहानपुर। इस बुरहानपुर में यहाँ पर एक किला पड़ता है, तो इस किले को कहते हैं असीरगढ़ का किला। और कहा जाता है कि जो मुगल दरबार अकबर था, अकबर ने इस किले को अंतिम विजय की थी, यानी कि इसको जीता था। और ये किला इतना ताकतवर था कि इसे कोई नहीं जीत पाया था। आशा राजा अहीर ने इसका निर्माण करवाया और इसका परकोटा जो है, इसकी दीवारें जो है वो बहुत मजबूत थी, तो इसको जीतना असंभव सा था, क्योंकि दोनों तरफ इसकी जो सुरक्षा थी वो सतपुड़ा पर्वत करता था, इधर भी सतपुड़ा इधर भी सतपुड़ा बुरहानपुर के आसपास, तो कोई भी व्यक्ति दक्षिण नहीं जा सकता था। जब भी आपको दक्षिण जाना होता था इसको जीत कर ही जा सकते थे, इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते थे। आप कहोगे सर अकबर ने कैसे जीता? तो अकबर ने क्या किया, लालच दे दी वहीं के सैनिकों को कि देखो भैया तुम अगर चाबी दे देते हो, तुम हमारा साथ दे देते हो, तो हम तुमको बहुत सारा सोना दे देंगे, बहुत सारी मुद्राएं दे देंगे। तो वो मान गए। ऐसा ही होता है भाई, लोग पार्टी भी चेंज कर लेते हैं आजकल, है ना, कि हम तुमको 5 करोड़ देंगे, तुम विदाई छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, तो वैसा ही कुछ मामला था। तो इसे स्वर्ण मुद्राओं से खुलने वाला किला भी कहा गया, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा से इसको खुलवा लिया गया और इसको जीत लिया गया। औरंगजेब की धार्मिक नीति बाद में, यानी कि अकबर के बाद जब औरंगजेब आया तो बुंदेलखंड और मालवा में उसने बहुत परेशान किया लोगों को। तो अकबर के बाद जब औरंगजेब आया तो उसने यहाँ पे लोगों को बहुत परेशान किया। ओरछा के राजा चंपत राय औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बिगुल फूंक दिया और 1661 ईस्वी में मुगल आधिपत्य मानने की बजाय आत्महत्या कर ली। तो याद रखिएगा, ओरछा के एक राजा हुए चंपत राय जी, ये औरंगजेब के खिलाफ लड़े, उसकी नीतियों के खिलाफ लड़े, क्योंकि धार्मिक कट्टर था और इसकी नीतियों के खिलाफ लड़कर उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि मुगलों के अधीन रहने से बेहतर है कि मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर लूं। और चंपत राय साहब जो है ओरछा को छोड़कर चले गए। ठीक है सर। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में और मध्य प्रदेश में छत्रसाल बुंदेलखंड का एक स्वतंत्र शासक बन गया, क्योंकि पहले ये मुगलों के अधीन आते थे। तो यहाँ पर अब क्या हो गया भाई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो बुंदेलखंड छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में आ गया और पेशवा बाजीराव बुंदेलखंड का बड़ा जागीरदार के रूप में इनको मिल गया। तो मराठाओं का शासन यहाँ पे आ गया। तो मराठा में 1722 में मालवा का प्रथम बार आक्रमण किया, क्योंकि मराठा महाराष्ट्र से आते थे, तो इनको लगा था कि भाई मालवा बड़ा ताकतवर है। देखो सब लोगों ने मालवा पर आक्रमण किए हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन था यहाँ की जमीन, फर्टाइल लैंड, यहाँ का बहुत उपज होती थी, बहुत टैक्स मिलता था, लोगों को लूट सकते थे। तो बाजीराव ने 1722 में मालवा पर आक्रमण किया और मुगल सम्राट फर्रुखशियर के खिलाफ अपनी शक्ति, क्योंकि औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे मुगल सम्राट हुए लेकिन इतने ताकतवर नहीं हुए, तो फर्रुखशियर की शक्ति को मजबूत करने के लिए, जब आपने भारत के इतिहास को पढ़ा होगा ना, तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि यार सर चीजें लिंक नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर आप पेपर की तरफ भी देखें कि भाई 2 दिन है केवल, है ना, तो अपना काम है, केवल अपना काम होना चाहिए। ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, इतिहास बाद में पढ़ते रहेंगे, डिटेल में बाद में जाएंगे। तो मुगल सम्राट फर्रुखशियर के खिलाफ अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए
हुसैन अली जो कि शेर बंधु का एक भाई था, मराठों से मदद लेने के लिए संधि की, जिसके अनुसार गोंडवाना एवं खानदेश जो कि वर्तमान में बुरहानपुर का इलाका है उसे खानदेश कहते हैं, मराठों का शासन जीत गया। तो नीचे जो आपका खंडवा खरगोन वाला इलाका था और बड़वानी वाला इलाका था, यहाँ पर इनका शासन हो गया क्योंकि महाराष्ट्र से लगता था, तो मराठाओं का शासन यहाँ पे होने लगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है सर। अब हम आ गए हैं ब्रिटिश काल के अंदर। ब्रिटिश काल में क्या क्या हुआ मध्य प्रदेश में। देखो, कंपनी ने होलकरों के बीच 1818 में मंदसौर की संधि हुई। तो पहला प्रश्न पूछेगा कि मंदसौर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो होलकरों के बीच हुई थी और कंपनी, कंपनी मतलब अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो संधि सीधी याद कर लो। इस संधि के अंतर्गत यह कहा गया कि जो बुरहानपुर और नर्मदा के किनारे का समस्त क्षेत्र है वो कंपनी ले लेगी, यानी कि अंग्रेजों को दे दिया जाएगा क्योंकि हार गए थे होलकर। तो 1842 में बस आप इतना याद रखो कि मंदसौर की संधि 1818 में हुई कंपनी और होलकरों के बीच में, जिसमें खान देश को कंपनी को दे दिया होलकरों ने। अगला पॉइंट सुनो, 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ। यह प्रश्न एमपीपीएससी ने पिछले साल पूछ लिया है कि कब जो है बुंदेल। आप कहोगे क्या सर एमपीपीएससी प्रश्नों को रिपीट करता है, तो जिसको अनुभव नहीं है उनको बता दूं कि एक दो रिपीट नहीं, सारे सारे भी रिपीट कर देता है कभी कभी, है ना। तो 10 15 20 साल के पेपर अगर किसी के पास हो, रट डालना जरूर फायदा मिलता है। ठीक है सर। हमने वीडियो भी बनाया 3 घंटे का, जरूर देखना, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। 1842 में बुंदेला शासक जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के सागर के डिल्लन शाह और मदनपुर के नरहुस शाह, हिरेन शाह और हीरापुर के विद्रोह ने शासन किया। और इन्होंने क्या किया भाई, बुंदेला शासकों को मिलाकर बुंदेला विद्रोह कर दिया। अब देखो, किसान परेशान होंगे तो किसान विद्रोह होंगे, जनजाति परेशान होगी तो जनजाति विद्रोह होंगे। तो अंग्रेज जिस पर अत्याचार करेंगे ना, वो सारे क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो 1842 में सारे राजा महाराजा मिल गए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। तो 1842 में बुंदेला विद्रोह हो गया, याद करना। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश, भारतीय या राष्ट्रीय लेवल पर मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत नीमच से हुई और ये हुई जून के अंदर। तो 3 जून 1857 को नीमच मध्य प्रदेश की छावनी में विद्रोह हुआ और इसके बाद ये धीरे धीरे सारी की सारी जगह पर फैल गया। क्या फैल गया, आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था 1857 की जो क्रांति थी, वो आपका फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट वो फैल चुका था। शुरुआत नीमच से होती है, धीरे धीरे ग्वालियर मंदसौर में भी ये फैल जाता है। इस क्रम में 1857 में इंदौर में फैला, शिवपुरी, महू, सागर, यानी कि सभी जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ बातें होने लगी और अंग्रेजों के खिलाफ लोग बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। नरसिंहगढ़ रियासत के राजा कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ एक रियासत है हमारे मध्य प्रदेश की। यहाँ पर एक राजा कुंवर चैन सिंह है, ये मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। और इन्होंने जनरल मेडाक नाम का एक व्यक्ति था, कुंवर चैन सिंह के बीच सीहोर में भीषण युद्ध हुआ था। तो कुंवर चैन सिंह जो कि नरसिंहगढ़ रियासत से आते थे, इनके और अंग्रेज के एक व्यक्ति हैं जनरल मेडॉक, इनके बीच में युद्ध हुआ था और इसे सीहोर का युद्ध या सीहोर का भीषण युद्ध कहा जाता है। चैन सिंह और उसके 2 अंगरक्षक बहादुर खां और हिम्मत खां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि चैन सिंह यहाँ पे जो है वीर गति को प्राप्त हुए और अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। इस संघर्ष में चैन सिंह के साथी और उनका पालतू कुत्ता स्वान जो था, शेरू, ने अंग्रेजों के हाथों काल के गाल में समा गए, यानी कि चैन सिंह का जो कुत्ता था उसे भी अंग्रेजों ने मार दिया। आपसे पूछेगा कि चैन सिंह किस रियासत से संबंधित है, नरसिंहगढ़। चैन सिंह का अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो चार्ल्स मैडकॉक। चैन सिंह के साथ और कौन मरा था, तो उनका पालतू कुत्ता और उनके 2 अंगरक्षक, यानी कि 2 उनके बॉडीगार्ड जो थे, बहादुर खां और हिम्मत खां, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई तो सभी लोग उठ गए भाई, इंदौर वाले अलग भिड़ रहे हैं, ग्वालियर वाले अलग, अंग्रेजों के सब जगह अंग्रेज बैठे हैं भाई। कोई इंदौर में कोई और बैठा है अंग्रेजों का व्यक्ति, ग्वालियर तरफ कोई और बैठा है ना। तो इन सबको मार रहे थे भारत के लोग, मध्य प्रदेश के सारे लोग डंडे वंडे लेके उड़ा रहे थे इनको, वो इनको उड़ा रहे थे। ऐसी क्रांति चल रही थी। तो हर जगह एक लीडर होता था कि भाई ग्वालियर का लीडर कौन होगा, सागर का लीडर कौन होगा, ऐसे सब जगह पर लीडर इनके बन गए। ठीक है सर। आज भी चैन सिंह के बारे में कहानी, चैन सिंह के महान गौरव गाथा गांव गांव में वहां पे गाई जाती है, नरसिंहगढ़ और इसके आसपास। चैन सिंह राजा की करू क्या बढ़ाई, फिरंगियों को भुला दी लड़ाई, ये कहानी उनके बारे में मिलती है। मुरार छावनी ग्वालियर में है। यहाँ पर 14 जून 1857 को विद्रोह का झंडा फहरा दिया। किसने फहरा दिया, तो भारतीय लोगों ने और सेना, मतलब जो भारत के आम लोग थे उन्होंने सेना के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। शिवपुरी तथा ग्वालियर में विद्रोह हुआ और लाभ उठाकर नरवर के राजा मानसिंह ने भी
जो है राज्य प्राप्त कर लिया और सिंधिया के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। यानी कि नरवर जो शिवपुरी का इलाका है वहां पर राजा मानसिंह ने सिंधिया से बगावत करी और अपना राजपाट ले लिया और पाडोन नामक जंगल में शिवपुरी में छुप गए। यहीं पर तात्या टोपे से इनकी मुलाकात हुई और तात्या टोपे का मुख्यालय पाडोन के जंगल में था, तो तात्या टोपे भी वहां चले गए और उनके साथ रहने लगे। लेकिन मानसिंह ने धोखाधड़ी की और तात्या टोपे का पता अंग्रेजों को बता दिया और बाद में तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। यहीं पर 18 दिसंबर 1857 को सेंट्रल इंडिया की संपूर्ण सेना की कमान यूरुज नाम के एक व्यक्ति के हाथ में चली गई। यानी कि मध्य भारत पूरा यूरुज नामक व्यक्ति के पास चला गया। लक्ष्मीबाई के पिता के मरणोपरांत दतिया दरबार में बलदेव मोदी के यहाँ इनको सौंप दिया गया और जोखनबाई झांसी को फांसी दे दी गई। यानी कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह हैं, इनके साथ भी बहुत गलत हुआ। इनके पिता वगैरह को मार दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि लड़ाई सब जगह चल रही, जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, ऐसे ही 1857 की क्रांति हर जगह पे लड़ रहे थे लोग। जहां जो लीडर था वो अंग्रेजों से भिड़ रहा था। तो लक्ष्मीबाई के पिता को भी मार दिया, दतिया के दरबार में जो है अंग्रेजों को सौंप दिया और पूरी तरह से उनको परास्त कर दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई अकेली बची, तो कालपी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे तथा राव साहब, ये तीनों लोग, राव साहब उनके दरबार में रहने वाले एक विश्वास पात्र आदमी थे रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब, ये सब मिलकर संपूर्ण शक्ति को यूरुज से कड़ा मुकाबला किया, क्योंकि भाई मध्य भारत का लीडर कौन बन गया था? यूरुज बन गया था। तो यूरुज के खिलाफ ये सब भिड़ गए कि भैया तेरे को मारेंगे, लेकिन शक्तिशाली तो अंग्रेज थे भाई। तो अंग्रेज से लड़ाई इनकी होती है और महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहेली घायल हो जाती हैं और बाबा गंगादास के बाग में उन्हें लाया जाता है, जहां उन्हें वीरगति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस समय यहाँ के जो राजा थे ग्वालियर के, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ये कहानियां मिलती हैं और बहुत सारी जगह आपने पढ़ा भी होगा। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त होती है। सिंधिया ने 20 जून को मेजर मैक्सन और सन यूरुज एवं अंग्रेजी सेना सहित आगरा के ग्वालियर वापस पूर्ण राज्य में शासन की बागडोर संभाली। यानी कि सिंधिया राजवंश ने यहाँ पर साथ दिया अंग्रेजों का। सिंधिया का एक खजांची था, मतलब सिंधिया का जो खजाना संभालता था उसका नाम था अमरचंद बाटिया। उसने भी विद्रोह कर दिया और सारा खजाना लोगों को बांट दिया कि लो भैया, है नी, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, है ना, तो अपना ही है, सब ले जाओ भैया सिंधिया जी के यहाँ से। तो सिंधिया का जो खजांची था, भाई सिंधिया जो रियासत थी वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, तो इनका जो खजांची था, जिसके पास गुल्लक की चाबी होती थी, खजाना होता था, उसने क्या करा, लोगों को बांट दिया और आम लोगों को कह दिया भैया सब तोप तलवारें जितनी भी ले जाओ, लड़ाई करेंगे बढ़िया से अंग्रेजों से, ठीक है। और इस बात के बारे में जब अंग्रेजों को पता चला कि अमरचंद बाटिया ने धोखाधड़ी की है, हमारे साथ रहकर हमारा खजाना दूसरे को दे दिया, तो अमरचंद बाटिया को इन्होंने नीम के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया और फांसी पर टांग दिया और बहुत दिनों तक उसकी जो बॉडी थी उसको वहीं लटके रहने दिया, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंग्रेज कितना खतरनाक मारते हैं, ठीक है सर। तो चेतावनी के रूप में उसका शरीर कई दिनों तक वहां पे लटकाया रखा गया। अंग्रेजों के साथ लगभग 1 वर्ष तक तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई और वह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। तो तात्या टोपे छुपकर वार करते थे, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को जानते थे, तो उनको याद रखिएगा आप। और सिंधिया द्वारा निष्कासित नरवर के पूर्व राजा मानसिंह ने तात्या टोपे को पाडोन के जंगल में पनाह दी। यानी कि राजा मानसिंह और तात्या टोपे दोनों साथ साथ में रहने लगे थे, लेकिन बाद में मानसिंह ने धोखेबाजी के कारण अंग्रेज ने तात्या टोपे को गिरफ्तार किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी ने तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो किस जंगल में तात्या टोपे को फांसी हुई? तो पाडोन के जंगल में हुई। शिवपुरी में किसने दी? मेजर मिडे ने दी, है ना। तो मेजर मिडे ने तात्या टोपे को फांसी दे दी, ठीक है सर। विद्रोह के उपरांत विजय राघवगढ़ क्षेत्र में अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने जब तात्या टोपे वगैरह को हरा दिया तो विजय राघवगढ़ पूरा अपने कब्जे में ले लिया और जबलपुर की मुडवारा तहसील का भाग बना दिया गया। भोपाल राज्य में फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान ने पूरा का पूरा जिम्मा संभाला 1857 की क्रांति का, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ा, ठीक है। तो भोपाल में पूछे अगर कोई, मैं अभी लिस्ट बता दूंगा आपको कि कौन कहां से लड़ा था, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है सर। आदिल मोहम्मद खान ने 15 रियासतों के राजा को अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ने पर विवश किया। आदिल मोहम्मद खान ने आसपास के सारे राजाओं की मीटिंग बुलाई और कहा देखो भैया, ऐसे घूट घूट के जीने में मजा है नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर जीवन अच्छे से जीना है तो इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, इनका बोरिया बिस्तर बंधवाना पड़ेगा। तो इन्होंने आसपास के सारे राजाओं को मिलाया और युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। और बाद में जो है अंग्रेजों ने इसको दबा भी दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति असफल हुई थी और इसके बहुत सारे अलग अलग कारण थे, उस पर हम नहीं जाएंगे। और जुलाई 1857 और नवंबर 1857 तक विदिशा, भोपाल रियासत, होशंगाबाद, सागर और अनेक हिस्सों पर विद्रोहियों का अत्यधिक दबाव या दबदबा रहा। यहाँ पे युद्ध चलते रहे, है ना। जून से शुरू हुई ये क्रांति नवंबर दिसंबर तक जहां पहुंची थी। दिल्ली में शाहजादा हुमायूं
ने फिरोज शाह नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया और 14 जून 1857 को मुरार छावनी में विद्रोह हुआ। तो अलग अलग जगह पर विद्रोह चल रहे थे। रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पे जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह, जो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ जो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है सर। देवनाथ सिंह 1833 में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने भी खुला विद्रोह किया। गड़ा मंडला की रानी दुर्गावती, इनके बारे में पूछा जाएगा कि रानी दुर्गावती का शासन कहाँ था, तो गड़ा मंडला में था। और इनके वंशज थे शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह के स्वतंत्रता के लिए आवाजें बुलंद की। तो रानी दुर्गावती, और इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, इनके सहायकों ने भी बगावत की। भीमा नायक मंडलेश्वर वाले इलाके में थे, बड़वानी वाला जो इलाका है वहां पर भीमा नायक आदिवासियों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। मंडला जिले में अवंतीबाई थी, और मैंने जो टॉपिक आपको आईएमपी बताया ना, उन सब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है सर। मंडला जिले में अवंतीबाई वीरांगनाओं के रूप में थी। अवंतीबाई छोटी सी रियासत रामगढ़ और मंडला जिले की रानी थी। तो अवंतीबाई लोधी कहाँ की थी? रामगढ़ की। गड़ा मंडला की कौन थी? रानी दुर्गावती थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की थी, याद रखिएगा। और देवी अहिल्याबाई इंदौर की थी। ये 4-5 जो रानियां हैं, महारानियां, इनके बारे में याद करिएगा। भीमा नायक मंडलेश्वर, ठीक है, और बड़वानी वाले इलाके में इनका शासन रहा है। रानी अवंतीबाई ने भी अंग्रेजों के सेनापति से देवरानगढ़ के जंगल में युद्ध लड़ा, युद्ध है ये लिखा हुआ। और अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी जो अंग रक्षिका थी गिरधारी बाई, है ना, उसकी कटार से खुद को जो है कटार उन्होंने अपने में वो कर ली और आत्महत्या कर ली। ठीक है सर। तो आत्मरक्षा के लिए रानी अवंतीबाई भी गई और रानी लक्ष्मीबाई ने भी कुछ इसी तरह से अपने स्वयं की कटार से खुद को मारा था। ठीक है। तो रानी अवंतीबाई के बारे में भी याद रखना कि इन्होंने देवहारगढ़ का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से। अब ये नेतृत्व करता है, देख लो जरा फटाफट से। ग्वालियर में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। आपके सिलेबस में दे रखा है 1857 का विद्रोह, पढ़ना पड़ेगा। सागर, शेख रमजान, याद रखिएगा। राघवगढ़, राजा ठाकुर प्रसाद, जबलपुर, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भोपाल, फाजिल मोहम्मद शाह। देखो भाई सब है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, है ना। भारत की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। ठीक है। रामगढ़, डिंडोरी, अवंतीबाई लोधी, सुहागपुर शहडोल गरूल सिंह, मंडला बहादुर सिंह देवी सिंह, इंदौर शहादत खां और भागीरथ सिलावट, सिलेबस में भी मैंने बताया था। मंडलेश्वर भीमा नायक, ये आपका मंडलेश्वर जो है बड़वानी के पास आता है ना, गलत लिखा है उज्जैन, मंडलेश्वर आपका बड़वानी। खरगोन खंडवा वाला इलाका टांटिया मामा, टांटिया मामा के नाम पर पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम भी कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहाँ का जो कुआ है बंवर कुआ, उसका नाम भी टांटिया मामा के नाम पर कर दिया गया है। और नरसिंहपुर में डेल्लन शाह। अब झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कब हुआ है? बस याद रख लेना 1923 में। और इसमें भाग किसने किसने लिया था? तो ये झंडा सत्याग्रह क्या था? झंडा फहराना था एक्चुअल में, तिरंगा, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का तिरंगा। तो ये इसमें कौन कौन था? तो सुंदरलाल, नाथुराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह जी चौहान। ठीक है। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में झंडा फहराया। आप पूछे जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ था या जंगल सत्याग्रह के बारे में, तो 1930 में जब सभी जगह नमक सत्याग्रह हो रहा था, तो भाई हमारे मध्य प्रदेश में तो नमक है नहीं, समुद्र है नहीं, तो हम काई का कानून तोड़े। गांधी जी ने सबको बोल दिया कि भैया देखो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो नमक कानून तोड़ना पड़ेगा। अब अपने इधर तो नमक ही नहीं है भाई, अपने इधर समुद्र कहाँ है, तो हमने कहा देखो भाई हम क्या करेंगे, अपने इधर जंगल बहुत है तो अपन जंगल के कानून तोड़ेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि पेड़ काटना मना है तो हम काटेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ से वन उपज ले जाना मना है, हम झोला भर भर के घर ले जाएंगे। इसको कहते हैं जंगल सत्याग्रह। तो 1930 में नमक सत्याग्रह की तर्ज पर दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टूरिया जंगल सत्याग्रह चलाया गया सिवनी के अंदर। ठीक है सर। तो सरकारी चंदन के बगीचों पर घास काटकर यह सत्याग्रह शुरू किया। तो बगीचे काटे गए, घास काटी गई चंदन के इसकी। और इस समय प्रदेश के बैतूल जिलों में घोड़ा डूंगरी सत्याग्रह दोनों पूछता है। ठीक है। जंगल सत्याग्रह में सिवनी में कौन हुआ था? टूरिया हुआ था। और बैतूल में कौन सा हुआ था? घोड़ा डूंगरी हुआ था। घोड़ा डूंगरी एक तहसील है बैतूल की। जंगल सत्याग्रह आरंभ हुआ और इस सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व गजन सिंह कोरकू ने किया। तो घोड़ा डूंगरी में गजन सिंह कोरकू जो है यहाँ पर थे, और इधर जंगल सत्याग्रह में सिवनी के अंदर दुर्गा शंकर मेहता वगैरह थे। चरण पादुका उर्मिल नदी के किनारे पर हुआ था, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर एक सभा आयोजित की गई और उस सभा का जब आयोजन चल रहा था तो अंग्रेजों ने गोली चला दी, ठीक उसी प्रकार से जैसे जलियांवाला बाग में चलाई थी। इसीलिए चरण पादुका नरसंहार होता है उर्मिल नदी के किनारे पर छतरपुर में, और इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था।
चिचली की घटना, इसको याद रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नरसिंहपुर जिले के चिचली ग्राम में एक सभा हुई जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिए गए, ठीक है सर। और इसमें स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया और गांव वालों को जो है गोलीबारी की गई। तो अंग्रेजों ने चिचली की घटना, बस इतना याद रखना। चिचली कहाँ पर है? तो नरसिंहपुर में घटना हुई। तेली का मंदिर याद रख लो, इस मंदिर के बारे में याद रखना कि ये ग्वालियर में आता है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है, बस इतनी सी बात है। 100 फीट ऊंचा तेली का मंदिर है, ग्वालियर में आता है और द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर बना है द्रविड़ शैली में, लेकिन अंदर जो नक्काशी है वो नागरा शैली में। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत की शैली, ठीक है, और नागर शैली मतलब उत्तर भारत की। ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे पर पड़ने वाला एक ऐतिहासिक शहर है, याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी में यहाँ पे बुंदेला राजाओं का शासन रहा है, ठीक है सर। और इस नगर की स्थापना के उपरांत महल व किलों का निर्माण यहाँ पे किया गया। ओरछा का किला यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा नामक किला यहाँ पर है और बेतवा नदी के बीच इस पर टापू बना हुआ है, ठीक है सर। इसमें गढ़कुंडा नरेश रुद्र प्रताप का भी शासन जो है रहा है। भीमा नायक की बात करें तो भीमा नायक भील जनजाति से हैं, बड़वानी जिले से आते हैं। सेंधवा क्षेत्र, जो बड़वानी का सेंधवा क्षेत्र है, उसमें इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। और भीमा नायक का जन्म 1840 में पश्चिम निमाड़ के पंचमोहली गांव में हुआ था। टांटिया मामा या टंटिया भील की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि टंटिया भील का जन्म 26 जनवरी 1842 को हुआ था। 1842 को क्या हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था? फटाफट बताओ, अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। और यहाँ पे बड़दा नामक एक गांव था, वहां पे हुआ था। किस जिले में हुआ था? खंडवा में। तो टांटिया मामा का संबंध खंडवा से, भीमा नायक का संबंध बड़वानी से। जमींदार और पटेलों के शोषण से विद्रोही बन गए थे और टांटिया मामा के आसपास सभी भीलों को संगठित करके जमींदार और पटेलों से राशि लूटते थे और गरीबों को बांटते थे, इसलिए इनको रॉबिन हुड भी कहा जाता था। तो टांटिया मामा कई बार जेल भी गए और जेल से आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को संगठित करना और शुरू कर दिया। गजन सिंह कोरकू के बारे में दे रखा है, इन्होंने जंगल सत्याग्रह में काम किया था, जो शिवनी वाला जंगल सत्याग्रह आपका घोड़ा डूंगरी वाला 1930 में। पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में याद रखें, ये सागर से आते थे। और पंडित जगन्नाथ शुक्ल और श्रीमती तुर्की, ये इन्होंने साथ दिया है मतलब आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, इसलिए पंडित रविशंकर शुक्ल को भी आप याद रखें। और ये प्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है सर। हाफिज अली खान सुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, हाफिज अली खान साहब। और 1888 में ग्वालियर में हुआ इनका जन्म और सरोद वादन की शिक्षा में अपने पिता उस्ताद नन्हे खां से इन्होंने ली, ठीक है। तो हाफिज खां को याद रखें, सरोद वादन करते थे। पद्म भूषण इन्हें मिला, विभूषण, और 1960 में। और 1972 में नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया, ठीक है सर। बाबा अलाउद्दीन खां की बात करें तो ये सरोद सम्राट कहलाते थे और इनका जो संबंध था वो आपका मैयर घराने से था। तो बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध मैयर घराने से, और निवास स्थान इनका मदीना भवन शांति कुटीर था। और पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और 1971 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। कृष्णराव पंडित साहब, ये 26 जुलाई 1893 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ और पिता पंडित शंकर राव टप्पा ख्याली से पारंगत थे, यानी कि एक ख्याल गायन होता टप्पा, उससे पारंगत थे। और कृष्णराव संगत जी, इनकी कृति के बारे में यहाँ देख लीजिएगा आप, संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, और ये मिलता है। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है और हाल ही में चर्चाओं का विषय भी रहते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा एक मैराथन सेशन था, कैसा आपको लगा? ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी ये पीडीएफ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो देखें, इसको रिव्यू करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी। ये पूरा 1 यूनिट का 1 स्टॉप एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, यहाँ से आप कंप्लीट 1 यूनिट को पढ़ सकते हो अगर आपको इसमें दिक्कत थी तो, ठीक है। क्योंकि देखो कम समय में यार उतना बेहतर हो नहीं पाया, लेकिन मेरे से जितना बना उतनी मैंने कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास को समेटना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए, और ये अपन ने कर लिया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, जैसे सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, हमने भी बोल दिया। आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। बाय बाय, जय श्री महाकाल।